नजर सिर्फ लक्ष्य पर, नजर सिर्फ लक्ष्य पर, विश्वास अपनी मेहनत पर, कामयाबी एक दिन आपके कदम चूमेगी। याद रखना मेरी इस बात, ले लेना तुम इस क्लास को रोज पर डे और देखना कि आपके नॉलेज में कुछ इजाफा होता है या नहीं होता है। आइए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। रोज रोज ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी रोज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। यकीन मानिए, जो विद्यार्थी इस क्लास को ले रहे हैं निश्चित ही उन्हें एक दिन सफलता मिलेगी, क्योंकि यही एक वीक पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है प्रतियोगी परीक्षार्थी का। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें परीक्षार्थी सीरियस नहीं लेता है। आप हमारे चैनल पर आ गए हैं और आपको रोज इसी टाइम पर वीडियो मिल जाती है। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूकंप आने से किस देश में 284 लोगों की मृत्यु हो गई है? सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ उस विज्ञान की शाखा के जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप का जो मापन है वो किससे किया जाता है? तो भूकंप का जो मापन है ये किया जाता है रिक्टर स्केल से, जिसमें 0 से 9 तक अंक खुदे रहते हैं। अभी जो भूकंप आया है वो आया है 7.8 तीव्रता का। उसकी कितनी थी तीव्रता? 7.8 इसकी तीव्रता थी। और अगर देखा जाए सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं, तो सबसे अधिक भूकंप आते हैं जापान में। और अगर सबसे कम भूकंपों वाला महाद्वीप पूछा जाए, सबसे कम भूकंपों वाला महाद्वीप कौन है, तो वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे जरूर इस बात से अवगत कराएंगे। अगर नहीं मालूम है तो मैं कल की वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको नहीं मालूम है, किसी ने कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दिया, तो समय बहुत अच्छा है, समय से आपको वीडियो मिल जाती है, इसलिए अब लेट नहीं करेंगे। अब सबसे पहले क्लास आई है, पूरी पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुबह रिवाइज करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस में 16 के 16 प्रश्नों के उत्तर देंगे, बैच चाहे सुबह वाला हो चाहे शाम वाला हो। भारत में सबसे जो भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित भाग है वो है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप भारत उसे कहते हैं, प्रायद्वीप क्षेत्र उसे कहते हैं जिसके 3 ओर से पानी घिरा हो और एक तरफ से स्थल हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अगर किसी भूमि का वह स्थल जिसके चारों ओर पानी होता है उसे द्वीप कहते हैं। आप बताएंगे खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी का प्रश्न आपके लिए है। आइए मैं बात कर लेता हूँ, भूकंप आने से किस देश में 284 मौतें हुई हैं, तो उस देश का नाम है तुर्की। इसका नाम बदल गया था, तुर्की का नाम कर दिया गया है तुर्की। और इसके 4 क्षेत्रों में आया है भूकंप, जैसे सीरिया, लेबनान और इजराइल। ये जो इलाके हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं भूकंप से। और इसके साथ में एक नाम जो है वो तुर्की का तो है ही। अगर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देखा जाए कौन कौन से देशों में हुआ है, तो तुर्की और सीरिया पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 284 मौतें हुई हैं। तो भाइयों, ये भूकंप जो है वो बहुत ही विनाशकारी होता है।
भूकंप बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। भूकंप जिस देश में आता है दोस्तों, सब सर्वनाश हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, आवागमन बाधित हो जाता है, रास्तों में गड्ढे हो जाते हैं, रास्ते टूट जाते हैं, जिससे आवागमन बाधित हो जाता है, सेवाएं बाधित हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा देश को नुकसान हो जाता है। तो भूकंप आने की समस्या है, ये सॉल्व होगी बहुत ही जल्दी, क्योंकि मैं आने वाले प्रश्नों में ही आपको बताऊंगा कि नासार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा। ये पृथ्वी का ही अवलोकन करेगा दोस्तों। कई कारण होते हैं भूकंप आने के, जैसे बहुत मेन कारण है इसका ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी के भूगर्भ में हलचल, अनेकानेक कारण होते हैं, मौसम में अचानक परिवर्तन, तो ये सब भूकंप आने के कारण है। पहला प्रश्न को हमने बहुत अच्छे से रीड किया, पहले प्रश्न को हमने बहुत अच्छे से समझा, और इसके बाद हम दूसरे नंबर के प्रश्न पर चलेंगे और इसको मिटाने का काम करेंगे। और नंबर 2 प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की गई है। क्वालिटी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो पूरी बात बताना तो टाइम वेस्ट करना है। मेन बातें आपको बताई जाएंगी। और दोस्तों, ये करंट अफेयर्स की एक ऐसी क्लास है कि आप चाहे, ये करंट अफेयर्स की एक ऐसी क्लास है, आप चाहे छोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स की क्लास आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी और आपको आपकी मंजिल की तरफ तेजी से ले जाएगी। इसलिए इस क्लास को मिस नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की गई है, संख्या पूछी है कितने, तो संख्या याद रखेंगे 5, हाथ की उंगली कितनी है 5, इसलिए संख्या भी याद रहेगी 5। आइए जानते हैं कहां कहां से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की गई है। तो पहले है, इनका नाम है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल जी हैं, ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, या न्यायाधीश ही कह लीजिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। दूसरे जो है, इनकी नियुक्ति कहां से हुई है, तो इनकी हुई है, इनका नाम है संजय करोल। इनका नाम क्या है, संजय करोल। जिनकी नियुक्ति कहां से की गई है, जिनकी नियुक्ति की गई है पटना हाई कोर्ट से। नंबर 3 क्रम के हैं पीवी संजय कुमार। पीवी संजय कुमार जी कहां से आए हैं, तो ये मणिपुर हाई कोर्ट से, मणिपुर हाई कोर्ट से। अगर मैं बात करूं पटना हाई कोर्ट से एक और व्यक्ति का सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति हुई है, इनका नाम है अमानुल्लाह, नहीं पूरा नाम इनका लिखते हैं, ये इनका आधा नाम है, इनका पूरा नाम है अहसानुद्दीन अमानुल्लाह। एक अपने यहाँ 4 लोग हो गए, 5वें हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, इनका नाम है मनोज मिश्रा। ये 5 लोग हैं जिनकी नियुक्ति हुई है। ये किस संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत में एक उच्च न्यायालय होगा? अगर मैं कहूँ तो अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि देश में हर राज्य में देश में एक उच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अब अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो कुल जजों की संख्या कितनी है,
कुल जजों की संख्या है 33 प्लस 1 बराबर 34। जो 1 होते हैं ये CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अगर वर्तमान समय में पूछा जाए हैं कितने जज, तो अब इनकी संख्या 32 हो गई है। अगर मैं पूछूं उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट ही लिख देता हूं संक्षेप में, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। और मैं पूछना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये होमवर्क है, क्या नाम है उनका। और जो CJI होते हैं ये किसको शपथ दिलाते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि शपथ किसको दिलाते हैं? तो ये शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का सीधा निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सबको मालूम है संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में बताया गया है, जिसमें 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं। किसी को याद हो तो 5 रिटों का नाम लिख दीजिए, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समय बहुत कम है, टाइम का बहुत ध्यान रखना है। कम समय में हमें बहुत सारी जानकारी हासिल कर लेनी है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे। हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यायात्सो झील किस राज्य में स्थित है? इस झील का अगर मैंने नाम लिखा है तो जरूर ही करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये झील इंपॉर्टेंट होनी है। क्यों ये झील चर्चा में है ये भी बताऊंगा, कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये भी बताऊंगा, और ये पक्षियों के लिए कहा जाता है स्वर्ग है। अब नाना प्रकार के पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं। मुस्कुराइए, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं भाई करंट अफेयर्स की, है ना। आप जो है नॉर्मल विद्यार्थी थोड़ी हैं, आप विशिष्ट विद्यार्थियों में आते हैं। अगर इस क्लास को रोज पढ़ रहे हैं तो आप आ गए विशिष्ट विद्यार्थियों की श्रेणी में। और इस दुनिया में विशिष्ट विद्यार्थी जितने हैं उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने एक विद्यार्थी से पूछा, कहा कि आप कोचिंग क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उस विद्यार्थी ने मैसेज भेजा, कहा सर हमारा तो सिलेक्शन हो गया है, आपकी कोचिंग ने तो हमारी ज़िंदगी ही बदल दी, और हमारा तो आपकी कोचिंग में पढ़ने से तुरंत सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आइए फिर किसी टाइम कोचिंग संस्थान पर, या कम से कम सिलेक्शन हो जाए तो कम से कम क्या कहें, समझ गए होंगे? नहीं समझे? मुंह तो मीठा ही कराना चाहिए। अगर मुंह भी नहीं मीठा करा रहे हो तो कम से कम मुंह मीठा करके ही जाओ। हम तो रास्ता देख रहे हैं तुम्हारा सिलेक्शन कब होगा, और तुम चुपके से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो तुम ये बात व्हाट्सएप से बताते हो। गलत बात है ना। ये तो गलत बात है। सिलेक्शन हो जाए तो भाई साहब मुंह मीठा जरूर कराना, मुझे भले मत कराना, अपने उन साथियों को जरूर कराना जो आप ही के साथ में बैठकर पढ़े हैं। शायद आपका मुंह मीठा कराना ही उनके जीवन में परिवर्तन ला दे, और वो भी मेहनत करें और वो भी जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएं। आइए, यायात्सो जो झील है, यायात्सो झील जो है ये भाई साहब कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया
गया है, जो 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बताइए प्रश्न कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। विशेषता ही इस क्लास की यही है, कम समय में अधिक जानकारी। माँ को देखा है दोस्तों, माँ जो है 2 रोटी बोलकर 4 रोटी खिला देती है। माँ जो है वो 2 रोटी बोलकर 4 रोटी खिला देती है। मैं भी उसी फार्मूले को अपनाता हूँ। 15-16 क्वेश्चन बोलकर 50-60 क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। अच्छा लगा हो तो बजाइए तालियां, थोड़ा धीरे बजाइएगा, ठीक है। आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें नियुक्त की गई? अरे मतलब नियुक्त का मतलब प्रदान की गई। समझिए 6 फरवरी 2023 को श्रीलंका में अपना 75वीं वर्षगांठ मनाई। किसकी? स्वतंत्रता। इस मौके पर भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति, क्या नाम है, रानिल विक्रम सिंह को 50 बसें प्रदान की है। बताइए सबसे बढ़िया क्वेश्चन। श्रीलंका की राजधानी आपको बतानी है। अभी अभी श्रीलंका जो है बहुत ही क्राइसिस से गुजरा है, इसलिए श्रीलंका की राजधानी आपको बतानी है। मैं बात करता हूं गोड्डा बिजली संयंत्र से किस देश को बिजली आपूर्ति की जाएगी। तो पहला प्रश्न तो ये बना कि गोड्डा बिजली संयंत्र स्थित कहाँ है। तो गोड्डा बिजली संयंत्र झारखंड में स्थित है और बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जाएगी। लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिखूंगा, आप भी नहीं लिखोगे। कुछ दिन बाद ये रहेगा कि खाली इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, बाकी चीजें भैया बोलकर ही बताई जाएंगी। 20, 25, 30 मिनट में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, ऐसा प्रोग्राम है। ये क्वेश्चन आपने तो नोट ही कर लिया होगा, तो इसे मैं मिटाकर और उधर का आप नोट करिए, इधर मैं कुछ दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, ठीक है। नोट करते रहिए, हमें दिखाइए जरूर नोट किया है तो। बहुत अच्छा लगता है कि आप नोट करते हैं, तो दोस्तों मेरी मेहनत सफल हो जाती है। अगर आप पूरी देख लेते हैं क्लास को तो मेरी 50% मेहनत सफल हो जाती है। और अगर थोड़ा सा आए, झांका और चले गए तो मैं फिर एक ही बात कहना चाहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंटरनेट भी था, एक दिन सोचोगे कि नेट भी था, समय भी था, क्लास भी विशाल सर की आ गई थी, देखा भी था, चलाया भी था, बस पूरा पढ़ा नहीं था। और पूरा पढ़ा नहीं था इसलिए करंट अफेयर्स तैयार नहीं था। और 2, 3, 4 प्रश्न अगर और सही हो जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अभी अभी एक खबर बहुत बुरी मिली कि 3 नंबर से शाम के बैच में एक भाई साहब का CGL में सिलेक्शन रुक गया। तो वो 2-2, 3-3 नंबर बहुत मायने रखते हैं सिलेक्शन लेने में, मंजिल तक पहुंचने में बहुत मायने रखते हैं। 1-1, 2-2 नंबर, इनसे जब रुकता है सिलेक्शन तो बहुत दुख होता है। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि उनके अंदर हौसला जिंदा है, उनके अंदर दम है। वो कहते हैं कि चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, वो नहीं निकला, इस बार CGL निकल जाएगा।
और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्लास नहीं आती तो फ़ोन करके पूछते हैं कि सर जी वीडियो नहीं आई। अच्छा लगता है। मैं भी कभी कभी जानना चाहता हूँ कि आखिर कितने लोग को चिंता रहती है क्लास की। आइए, गोड्डा बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है। और बांग्लादेश को क्या किया जाएगा? बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जाएगी। और अगर बात करें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है और सबसे कम किस देश के साथ लगती है? मालूम है तो टाइप करिए, और नहीं मालूम है तो नंबर 6 प्रश्न देखिए। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसे जीता है ITBP ने। किसने जीता है? ITBP ने। जब भी मैं जल्दी में क्वेश्चन बता देता हूं तो शॉक्ड रह जाते हैं लोग, कहते हैं अरे इतना सीधा सिंपल। अरे नहीं भाई, अभी ITBP के बारे में बताएंगे, इसका गठन कब हुआ, क्यों किया गया, और बहुत जो भी जानकारी है, और इसको भी बताएंगे कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, है ना, इसका आयोजन कब हुआ, सारी चीजें बताएंगे भाई साहब। इसलिए खाइए पीजिए, मौज करिए, क्लास का आनंद जरूर लें। सरप्राइज टेस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो सरप्राइज टेस्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या है? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। अब मैं देखता हूं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन हुआ लेह लद्दाख में। कौन सा संस्करण था? तो ये संस्करण की अगर बात की जाए तो ये भाइयों 12वां संस्करण था। और अगर मैं ITBP का फुल फॉर्म अगर बताऊं तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस। और इसका अगर मैं गठन की बात करूं तो 24 अक्टूबर 1962 में इसका गठन किया गया था। ये इतनी जानकारी है, इसे आप नोट रखिए, याद रखिए अपने दिमाग में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही झकास जानकारी है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। अब मैं बात करूंगा अपने अगले क्वेश्चन की। निसार उपग्रह कब तक लॉन्च किया जाएगा? निसार उपग्रह जो है इसे 2 लोग मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। एक अमेरिका की एजेंसी है और अंतरिक्ष एजेंसी, और एक भारत की है। ठीक है, तो निसार उपग्रह के बारे में बात करनी है। बस दोस्तों देखिए, और पूरा क्वेश्चन किस हिसाब से पढ़ा जाता है, करंट अफेयर्स कैसे तैयार किया जाता है, इसे बस देखते जाइए। कितनी शिद्दत से मैं करंट अफेयर्स और हिंदी, GS, मैथ, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट्स कितनी शिद्दत के साथ पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अभी बात करने वाले हैं इसकी। तो भैया अभी मैं बात करने वाला हूं निसार उपग्रह।
जो एक कैसा उपग्रह है, जो एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। कैसा उपग्रह है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, और इसे 2 लोग मिलकर लॉन्च करेंगे, नासा प्लस इसरो। नासा प्लस इसरो 2 कंपनियां लॉन्च करेंगी, और ये 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। अब बात अगर इसरो की आई है, तो इसरो के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, तो इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में। अगर मैं मुख्यालय की बात करूं, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो भाइयों इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका नाम है एस सोमनाथ। ये इसरो के बारे में जानकारी थी। ये बात मौसम संक्रांत, ठीक है। हटने का मकसद यही रहता है कि आप चाहे तो रोक कर लिख लें, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें फट से। क्वेश्चंस रहने चाहिए, आंसर्स रहने चाहिए। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, तुझे पढ़ना होगा करंट अफेयर्स, और तुझे बढ़ना होगा यहाँ से आगे। तो निश्चिंत रहकर तैयारी करिए। अभी जल्दी में ही सरप्राइज टेस्ट हो ही जाएगा, तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को मजबूत करिए, बस होने वाला है किसी दिन। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में किसे शामिल किया गया? तो मैं बताऊं आपको, यह जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, ये जो है भैया एक गैर संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को आर्थिक व अन्य मामलों में सलाह देने का काम यही परिषद करती है, सलाहकार परिषद करती है। और इसमें सामिका रवि जी को शामिल किया गया है। सामिका रवि जी को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो ये भी आप याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? आइए इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रिजर्व जो पुरस्कार है, ये वास्तुकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जो ग्रैमी अवार्ड है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कभी कभी सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं, उन्हें आप नोट रखिए, जरूर जरूर बहुत काम के हैं, फायदा होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड की। क्वेश्चन नंबर 9। बस दोस्तों 9 नंबर पर पहुंच गए हैं, और बहुत जल्दी अभी 10-5 मिनट की क्लास बची है। देखिए, जानकारी लेंगे तो समय थोड़ा सा देना पड़ेगा, प्रयास करता हूँ कम ही समय में आपको जानकारी दे दूँ। इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो लिखेंगे रिकी केज ने क्या जीता है? सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम। सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम, ये इन्होंने जीता है। और मैं बात करूं तो 65वें ग्रैमी अवार्ड्स
का आयोजन 5 फरवरी 2023 को लॉस एंजल्स में किया गया। तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। पहला इसका आयोजन कब किया गया था? पहला ग्रैमी अवार्ड का आयोजन 1959 में लॉस एंजल्स में किया गया। लॉस एंजल्स में किया गया। सुबह से दोस्तों पढ़ा रहे हैं, सुबह से पढ़ा रहे हैं। सौरभ पर किसी काम से नहीं आ पाए तो पूरा दिन पढ़ाए हैं। उसके बाद आपके सामने खड़े हैं। सब कहते थे कि अपने पैरों पर खड़े हो, अपने पैरों पर खड़े हो। देखो आज अब ऑनलाइन में देखिए, आप अपने ही पैरों पर खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? बताइए, आप लोग बताइए। अपने ही पैरों पर खड़े हैं? सब चिल्लाते थे अपने पैरों पर खड़े हो, अपने पैरों पर खड़े हो। तो अपने पैरों पर ही खड़े हैं। पूरा दिन क्लासेस पढ़ाने के बाद ना तो टाइम कम होता है और ना ही कंटेंट कम होता है। वो सब नहीं आए तो मैंने अपना काम पूरा किया। हिंदी का वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया और पंचायत और नगर पालिकाएं कंप्लीट हो गई। फिर से कोई नए चैप्टर का आगाज होगा। पॉलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हम इकोनॉमिक्स पर चलेंगे। 10 से 15 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। 10 दिन मैक्सिमम 12 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। निश्चिंत होकर तैयारी करिएगा। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डोप टेस्ट में फेल होने के बाद किस भारतीय जिम्नास्ट पर बैन लगाया गया? हालांकि थोड़ा सा ये अफसोसपूर्ण बात रहती है, लेकिन जिन पर भी बैन लगाया गया, परीक्षण किया गया, उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि मैंने गलती से इसका सेवन कर लिया, जानबूझकर इसका सेवन नहीं हुआ, लेकिन सजा तो मिलेगी ही, चाहे गलती से अपराध हुआ हो या जानबूझकर किया गया हो। आइए इनके बारे में फटाफट बात करते हैं। उसके बाद हम फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ये मत सोचिए, कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे पास मौका नहीं है। हर सुबह हमें एक मौके के रूप में मिलती है। जिसने उस मौके का फायदा उठा लिया, समझिए उसने सब कुछ कर लिया, सारे फायदे उसके हो गए, है ना? सारे फायदे उसके हो जाएंगे जिसने भी सुबह का फायदा उठा लिया। आइए बात करते हैं डोप टेस्ट में फेल होने की। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है 10 नंबर क्वेश्चन। इनका नाम है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर। खास बात क्या है? खास बात यह है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले पहली भारतीय जिम्नास्ट है। अगर पूछा जाए कहाँ की रहने वाली है, तो ये त्रिपुरा राज्य की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है? ये त्रिपुरा राज्य की रहने वाली है। इन पर 21 महीनों का बैन लगा दिया गया।
इन पर भाइयों 21 महीने का बैन लगा दिया गया। कितने दिन का बैन लगाया गया? 21 महीनों के लिए बैन लगाया गया या बैन कर दिया गया। एक पदार्थ होता है, उसका नाम होता है हाइजेमाइन। पदार्थ का सेवन कर लिया जो डोप टेस्ट में आ गया, और यह एक प्रतिबंधित पदार्थ है, इस वजह से इन पर बैन लगा दिया गया। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट भी हैं और अभी अभी इन पर बैन भी लगाया गया है। तो ये बात आप याद रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं। आपने ये भी नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा ऊपर ही लिखने का प्रयास इसलिए रहता है कि आपको हम खड़े हों तब भी आपको दिखाई दे और आपको नोट करने में कोई समस्या ना आए। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। फेम योजना के तहत, फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के बिक्री में, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, कर्नाटक सेकंड, तमिलनाडु थर्ड, है ना, और गुजरात फोर्थ स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र की अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी भैया मुंबई है और सीएम एकनाथ शिंदे है। फटाफट क्वेश्चन करते हैं। द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भाइयों देखिए, पल्स का आयोजन क्यों किया जाएगा? क्योंकि पूरे विश्व में दलहन उत्पादन के स्थान पर हम प्रथम नंबर पर हैं, इसलिए द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा मुंबई में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? मुंबई में किया जाएगा। विद्यासागर रेड्डी का निधन हो गया। वे कौन थे? वे तेलुगु फिल्म निर्देशक थे। कौन थे? तेलुगु फिल्म निर्देशक थे। तेलुगु फिल्म निर्देशक थे। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? किस शहर में आयोजित की जाएगी ये आपको बताना है। तो ये जोधपुर राजस्थान में आयोजित की जाएगी। किस शहर में आयोजित की जाएगी? जोधपुर राजस्थान में आयोजित की जाएगी। कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा? तो उस शहर का नाम है बंगलुरु। बंगलुरु। अगर मैं बात करूं 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये भाई साहब फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा। और फरीदाबाद किस राज्य में है ये हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो सब आप स्वयं से ही जानते हो। आज की दमदार क्लास, मजेदार क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। हम आपसे फिर मिलेंगे ऑनलाइन क्लास में इसी समय, ऑफलाइन क्लास में सुबह 8 बजे और दोपहर में 2 बजे। अगर आप यूपीपी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़े, 1 हफ्ता पढ़ें। अगर आप में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो आए, नहीं होता है
तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप आएँ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमारी संस्था में आएँ और शनिवार को टेस्ट होता है, हमसे संपर्क करके आप टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने पढ़ा, आपको अच्छी लगी हो क्लास, तो इसे और भी आगे तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।